नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी विशेष में। तो आज विशेष क्या है? विशेष है आज महंगाई के ऊपर विशेष है, क्योंकि जिस तरह से खाने पीने की चीजों की महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इस पर फोकस तो सरकार का तो है ही, साथ साथ कंज्यूमर्स का भी है, आम आदमी का है, किसानों का है। चिंता कहां पर है? चिंता मॉनसून को जून में थी, लेकिन जुलाई की जो शुरुआती बारिश हुई है, पहले 8-10 दिनों की जो बारिश है वो जबरदस्त रही है। क्या इसी तरह का मॉनसून आगे भी रहेगा? और खरीफ बुआई जो अब तक काफी कम रही है, खासकर धान की बुआई, तिलहन की बुआई और दलहन की बुआई, तिलहन में सोयाबीन और दलहन में उड़द और तुअर की बुआई जो कम रही है, क्या आगे बढ़ने वाली है? किस तरह महंगाई पैन आउट होंगी चीजें, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज एक हमारे साथ बड़ा पैनल है, हमारे साथ 4 खास मेहमान है। हमारे साथ डीएस पई साहब है, आईएमडी से सीनियर साइंटिस्ट है। हमारे साथ विनोद आनंद है, मेंबर है एमएसपी कमेटी के। जाने माने एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा साहब राजस्थान से हैं, और साथ ही महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले पई साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, जुलाई को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई में 94 से 106% बारिश होगी, 96 से 106% के आसपास बारिश होगी, जो एक सामान्य के रेंज में आता है। सामान्य से थोड़ा ज्यादा ही रह सकता है, लेकिन कम नहीं है। क्या लग रहा है सर, आगे किस तरह की बारिश की उम्मीद करें, और खरीफ बुआई के लिए किस तरह का माहौल अब तैयार हो रहा है, क्योंकि जुलाई का महीना पूरे खरीफ सीजन के लिए काफी अहम होता है? देखिए, आपने जैसे बताया, जून लास्ट वीक तक बारिश बहुत कम थी। द कंट्री एज अ होल इटसेल्फ लार्ज डेफिशिएंसी था। जून एंड होते होते 10% की डेफिशिएंसी थी। लेकिन हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं जून का, सभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया छोड़ करके बाकी सभी रीजन में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया -18 था, सेंट्रल इंडिया में -6 था, पेनिसुलर इंडिया में -45 था। लेकिन आप जब हम लोग देखते हैं 8 जुलाई को, अभी तक या कल तक अभी डेफिशिएंसी बहुत कम हो गई है। कंट्री ऐसे होल 3% की डेफिशिएंसी है अभी। एंड आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया में दोनों जून में एज वेल एज जुलाई में, दोनों महीने में अच्छी बारिश मिली। अभी तक सारे सब डिविजन्स नॉर्मल या अबव नॉर्मल है। सेंट्रल इंडिया में इस हफ्ते में बहुत अच्छी बारिश मिली, सदर्न पेनिसुलर इंडिया में भी। अभी सेंट्रल इंडिया में महाराष्ट्र छोड़ के और उड़ीसा छोड़ करके बाकी रीजन पूरा नॉर्मल या अबव नॉर्मल हो गया है। पेनिसुलर इंडिया में भी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो गया है। इनिशियली जून एंड तक अराउंड -45 था, अभी कम होके -24 है। कोई कोई रीजन, केरल जैसे रीजन में थोड़ा डिफिशियंसी है। लेकिन अगले एक हफ्ते तक, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 दिन में, सेंट्रल इंडिया और पेनिसुलर इंडिया में थोड़ा बारिश कम हो सकती है। लेकिन बारिश मिलेगी, थोड़ा कम होगी लास्ट एक हफ्ते से। बाकी सभी रीजन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस दोनों रीजन में थोड़ा बारिश बढ़ेगी। एक्चुअली पर्टिकुलरली नेक्स्ट 5 डेज में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थोड़ा रेनफॉल बढ़ने की संभावना है। पर्टिकुलरली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल नेक्स्ट 2 दिन में, आज और कल थोड़ा हेवी रेनफॉल होने की भी उम्मीद है। ओवरऑल जैसे आपने बताया, जुलाई महीने नेक्स्ट 15 डेज में भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल मिलने के लिए। लेकिन थोड़ा जो बिहार, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल, वो रीजन में थोड़ा जो डेफिशिएंसी इवन एंड ऑफ जुलाई तक थोड़ा डेफिशिएंसी रहने की संभावना है। यानी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल कुछ ऐसे एरिया है जहां पर डेफिसिट की संभावना है। लेकिन जुलाई के जो शुरुआती कुछ दिन जिस तरह की रिकवरी लौटी है, डेफिसिट पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। मेजर एग्री बेल्ट, खास करके यूपी, मध्य प्रदेश जैसे जो एरिया है, वहां पर भी अब डेफिसिट पूरी तरह से पॉजिटिव जोन में आ गई है। महेश पलावा साहब, आपने, मुझसे याद है पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि जुलाई मध्य से लेकर अगस्त और सितंबर को लेकर थोड़ी चिंता इसलिए है कि एल नीनो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। क्या रहेगा एल नीनो का असर? क्या यहां पर मानसून की चिंता आगे अब होगी क्या? देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया, बिल्कुल सही है कि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है अब वो नॉर्थ में शिफ्ट होगी, और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, अगले 2-3 दिनों तक जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया बहुत अच्छी बारिश होगी। उसके बाद ये अपना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार,
ये सारे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। साउथ और सेंट्रल इंडिया में जो हैवी रेन हो रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे सेकंड हाफ ऑफ जुलाई में हम आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो अल नीनो का इम्पैक्ट थोड़ा सा दिखाई देने लग जाएगा और बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ी सी कम हो सकती हैं और आपका जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, इंटीरियर कर्नाटका है और जो साउथ ओडिशा और जो साउथ तेलंगाना है, यहाँ पर भी बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा मानसून कमजोर उस समय पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाए या बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। एक के बाद एक वेदर सिस्टम आते रहेंगे। ये बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बनते हैं वेस्टर्ली रूट लेते हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और एमपी के साथ साथ साउथ ईस्ट राजस्थान और गुजरात में बारिश देते हैं। तो ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखते रहेंगे। तो किसानों के लिए कोई बहुत ऐसी बड़ी दिक्कत की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बीच बीच में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, सूखे जैसे हालात नहीं होने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा जो अभी इस समय जो फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई है उससे कुछ बारिश कम हो सकती की संभावना नजर आ रही है। जी। ओके, यानी किसानों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ये बात साफ हो रही है। पई साहब भी कह रहे हैं और साथ ही महेश पलावत साहब भी कह रहे हैं। पुखराज जी, आपके प्रदेश में तो इस बार जबरदस्त बारिश हुई है, करीब करीब सामान्य से 150% ज्यादा बारिश हुई है। वहां पर क्या स्थिति है बुआई की? ओवरऑल आंकड़े पे भी हम बात करेंगे। ओवरऑल आंकड़े तो उस तरह के एनकरेज नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बाकी राज्यों में शुरुआती डेफिसिट थी। आपका अनुमान अब आगे को लेकर क्या है? देखिए विष्णु मोहन जी, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, ये अकाल में रहने वाला स्टेट है और इस बार अकाल जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत अच्छी बरसातें हुई है और कई जगह तो 250%, 300% तक बरसातें हो चुकी है और लगभग 60-70% एवरेज सभी जगह बरसातें ज्यादा हो चुकी है। और जहां तक बरसात के बाद बिजाई का सवाल है, अच्छी भरपूर बिजाई में लगे हुए हैं किसान। गवार, मोठ, बाजरा और मूंग की जबरदस्त बिजाई हो रही है। अभी कितनी बिजाई होगी, कैसी होगी, ये तो आंकड़े धीरे धीरे आएंगे क्योंकि बरसात कल रात तक बहुत अच्छी गिरी है। और जहां तक बात है तिलहन की और दूसरी खेती की, तो इस बार नरमा कपास का एरिया बढ़ा है, पर ये सोयाबीन और इसका ग्राउंडनट का इसका 2 का एरिया थोड़ा घटा है। तो बरसात की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में अच्छी बरसात है और जो ईस्ट राजस्थान जो हमेशा ही अकाल की छाया में रहता है, इस बार ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बरसातें हुई है। इवन जो पाकिस्तान से लगते बॉर्डर एरिया जैसलमेर की साइड भी अच्छी बरसात है। बीकानेर से जो पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया है वहां थोड़ी कम बरसात है, पर ऐसा लगता है कि जी आज और कल जो जिस तरह का मौसम बना हुआ है, अच्छी बरसात होने की संभावना है और अच्छी बिजाई होने की संभावना है। विश्वमोहन जी, विनोद आनंद जी, अब आपके पास आएंगे। दलहन की महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, खास करके तुअर की महंगाई आप देख ही रहे हैं, पिछले एक साल में 30%, महीने भर में 10% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। लेकिन बुआई के नंबर्स देखिए, 60% पिछले साल से अभी भी कम है। क्या ये जो काउंटर है ये बड़ी चिंता का विषय बन सकता है कि इस साल खरीफ सीजन में? ये समस्या जो है वो उत्पादन की नहीं है, ये समस्या बीच में बिचौलिए हैं उनकी है। जो जिला कलेक्टर होते हैं उनको जिम्मेवारी दी जाती है कि भाई एफसीआई का जो भी रूल्स है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो रूल है, उसके अनुसार ये सुनिश्चित करें कि उसकी जमाखोरी ना हो। ये जमाखोरों की वजह से दाल ये भाव ऊपर नीचे भी हो रहा है। इससे उत्पादन का कुछ लेना देना नहीं, उत्पादन तो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है और बरसात भी अच्छी हो रही है, किसान भी खूब मेहनत कर रहे हैं और दालों के प्रोक्योरमेंट में भी काफी तेजी हुई है। उसके साथ में भी वर्तमान में जो पैक्स के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करने की जो पॉलिसी बनी है, इसका एक बहुत लंबा प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में ही नहीं बल्कि आने वाले 4-5 साल और 10 सालों तक। ये इससे काफी चीजों में सुधार आएगी, खास करके जो बाजार में ऊपर नीचे भाव होता था उससे। ओवरऑल मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोडक्शन इस पे जिम्मेवार नहीं है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की लॉबी है, कार्टेल है, जो इंपोर्ट ड्यूटी फ्लक्चुएट कर देती है। जैसे ही हमारे किसान का उत्पादन होता है और फटाक से उनकी इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो जाती है या नगण्य हो जाती है और दाल बाहर से आ जाता है। और दूसरा यहाँ जो जमाखोर होते हैं, तो इन दोनों को लेकर के समस्या प्रगाढ़ रूप में हमारे सामने खड़ी है। हालांकि लगातार कोशिश कर भी रही है विनोद जी कि कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए। वो स्टॉक लगातार डिस्क्लोज करने को भी कहा गया है सारे दाल के कारोबारियों से। सर, अब मेरा सवाल है कि आप अगर तिलहन की बुआई देखिए, दलहन की बुआई देखिए, अरहर की बुआई पिछले साल से जो बुआई का एरिया है 60% कम है। पिछले हफ्ते तक
ये बुआई का एरिया 80% तक कम था, तो एरिया तो काफी कम नजर आ ही रहा है। और बढ़ रहे हैं जो एरिया है वो है जो मोटे अनाज है, ज्वार और बाजरा की तरफ किसान शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि डेफिनेटली उत्पादन भी एक बड़ा मसला है दलहन के उत्पादन को लेकर? जो भी श्री अन्न योजना के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ है उसमें कुछ एक क्षेत्रों में जो मिलेट का जहां प्रोडक्शन होता था, पूरे भारत में तो नहीं होता है, तो वहां वहां पे ऐसा कुछ देखने को मिला है। लेकिन अभी थोड़ा समय रुक जाइए, अभी तो बरसात शुरू हुई है और किसान हमारे दाल का जो रकबा है वो बढ़ाएंगे, वो घटेगा नहीं पिछले वर्ष से। और दाल का प्रोडक्शन भी पिछले वर्ष से बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पुखराज जी, आपसे यही सवाल मैं करता हूं, क्या लग रहा है जिस तरह के दलहन की महंगाई है और ऊपर से दलहन की बुआई के जो दिख रहे हैं अब तक के आंकड़े वो काफी कमजोर दिख रहे हैं, धान के काफी कमजोर है नंबर, तो इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो राइस के दाम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, यहाँ के भी एक्सपोर्ट के नंबर काफी एनकरेजिंग है, लेकिन अभी के जो मौजूदा आंकड़े, क्या कोई चिंता की बात तो नहीं है अब? देखिए, जहां तक बंगाल और बिहार में कम बरसात है वो सबब है धान की खेती के लिए कमजोर है। अब जैसा कि पालाव जी बता रहे थे कि अब आगे बिहार और बंगाल में इसकी पूर्ति हो जाएगी, बरसात अच्छी होगी तो लगता है इसकी पूर्ति हो जाए। जहां तक दालों की बात है, दालों में तुअर तुअर की कीमतें बढ़ी हुई है और बाकी जैसे मूंग की बिजाई अभी हो रही है, तो इसमें बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी चिंता का कारण उपभोक्ता के लिए तो नहीं हो सकता होगा। किसानों के लिए तो हो सकता है कि खेती कैसी रहेगी और कितनी बिजाई होगी, कैसे बिजाई होगी। मैं इसका कारण मानता हूं कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि दालों और तेलों की कीमतों को नियंत्रण में रखा जाए और वो नियंत्रण में रखने के भरपूर प्रयास भी कर रही है। समय समय पर लिमिटें लगाना, बैन लगाना, आयात करना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल कर रही है। तो 2024 में चुनाव है तो मुझे नहीं लगता कि दालों में उपभोक्ता को कोई परेशानी होगी या तेलों में कोई आवश्यक वस्तुओं में उपभोक्ता को परेशानी होगी, ऐसा तो नहीं होगा। पर मौसम की दृष्टि से बात करें तो तिलहन में जो सोयाबीन है और मूंगफली है, इन दो में हम जरूर पिछड़े हैं, तो वो भी कोई खास इतना बड़ा चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। आगे मानसून कैसा रहता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, इस पे विश्व मोहन जी सारा निर्भर करेगा और धीरे धीरे सभी राज्यों से जैसे जैसे आंकड़े आएंगे यूएई के, वैसे वैसे पता लगेगा कि अब क्या स्थिति बन रही है। अभी तक का जो है वो जैसे एमपी है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, इसके लिए बहुत अच्छा है। जी विश्व मोहन जी। यानी अभी तक की स्थिति अच्छी है और आगे यहाँ पर हालांकि जुलाई का पूरा महीना अभी बचा हुआ है, आधा से अधिक का वक्त है, तो यहाँ पर अभी और बुआई के वक्त है, लेकिन ग्राउंडनट में तो अच्छी रिकवरी आई, लेकिन सोयाबीन को लेकर चिंता है। दलहन सबसे बड़ा कंसर्न इसलिए है कि पिछले एक साल में 30% की तेजी तुअर में आ चुकी है, सबसे ज्यादा डेफिसिट भी यानी सबसे कम स्टॉक भी तुअर का ही है, और नया इंपोर्ट जो अफ्रीका से आना है वो अभी 2 महीने का वक्त उसमें और लगेगा, इससे चिंता ज्यादा है। और बुआई के जो नंबर्स हैं वो पिछले साल से 60% कम एरिया में बुआ है। पुखराज जी, एक सवाल होगा मोटा अनाज को लेकर, मोटा अनाज की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या जो एरिया जो पहले धान की या तिलहन दलहन के लिए जो यूज होता होगा, क्या मोटे अनाज का जिस तरह से प्रमोशन हुआ है उस तरफ फोकस किसानों का बढ़ रहा है क्या? हाँ, जरूर जरूर, ये वर्ल्ड मिलेट ईयर मना रहा है और ऐसे में मोटे अनाज का जबरदस्त प्रचार भी हुआ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रचार हुआ है और मोटा अनाज खाने के बारे में भी बहुत सारे विज्ञापन और सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो मोटे अनाज की तरफ निश्चित रूप से किसान का रुझान बढ़ा है। ये हम यहाँ राजस्थान में हम देखें तो बाजरा के रूप में जो मोटे अनाज के रूप में आता है, अधिक खाया जाता है, इसकी अच्छी खेती हो रही है और किसान इसमें बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं। तो उसी तरह से दूसरे जो मोटे अनाज हैं उसमें भी किसान इस बार रुचि ले रहे हैं। तो मोटे अनाज की बिजाई जिसका भी अभी समय है वो बिजाइयां ठीक हो रही है और ढंग से हो रही है। और जहां तक इसमें बड़ा सवाल जब मानसून की बात, महंगाई की बात आती है तो हमें ये देखना होगा कि दूसरे प्रयास क्या है। तो दूसरे प्रयास के अंदर आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो राइट टू फूड के तहत लोगों को अनाज मुहैया करा रही है, तेल मुहैया करा रही है, दालें मुहैया करा रही है, तो बहुत बड़े संकट का विषय तो ये विश्व मोहन जी नहीं हो सकता। तेजी मंदी में जहां तक दाल में तुअर की तेजी की बात है, तुअर पहले भी कई बार बहुत तेज हुई है, पर अंततः प्रयास करके दूसरी दालों में लोग शिफ्ट हो जाते हैं तो कुल मिलाकर काम चल जाता है विश्व मोहन जी।
दूसरे तरफ भी लोग शिफ्ट होते हैं, महंगाई इसी तरह से कम होती है, जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक कम जी, जी। सप्लाई से भी यहाँ पर काम हो जाता है। चलिए, लेकिन फिर से मानसून की हम बात कर रहे थे। पई साहब, अब आपसे मेरा अगला सवाल होगा, क्या आगे जो हमारे मेजर एग्री बेल्ट है, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा को लेकर अभी भी चिंता काफी ज्यादा है, इन इलाकों में किस तरह की बारिश की उम्मीद जुलाई के बचे हुए दिनों में होने वाले हैं सर? विश्व मोहन जी, यदि आप देखेंगे कि जो डिविजन जिधर बारिश कम मिली है, मेनली साउथ सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया है और महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये रीजन है। अभी अगले जो जुलाई में जो बचे हुए दिन में हमें मॉडल फोरकास्ट दिखा रहे हैं कि ये रीजन में रेनफॉल बढ़ने की उम्मीद है। एंड ऑलरेडी इवन ये हफ्ते में जो मिला था हमें जुलाई फर्स्ट वीक में, यही रीजन में हमें ज्यादा बारिश मिली थी, महाराष्ट्र और पेनिनसुलर इंडिया में। सो ये सिलसिला कंटिन्यू होगा तो जो डेफिशिएंसी है ये रीजन में इंप्रूव होगा। ओनली कंसर्न हो सकता है कि जो ईस्टर्न पार्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, जो बिहार है, वेस्ट बंगाल है एंड नाइबरिंग यूपी, और नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ा रीजन में है डेफिशिएंसी। इधर थोड़ा बारिश मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंप्रूव होने के जुलाई में होने की उम्मीद नहीं है। बाकी जो अगस्त और सितंबर का फोरकास्ट हम लोग ये महीने एंड तक मच मोर क्लैरिफिकेशन के साथ आपको फोरकास्ट मिलेगा। क्लियर पिक्चर जो अगस्त और सितंबर के महीने की होगी वो जुलाई के अंत में मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जाएंगे। लेकिन अब तक की स्थिति यही है कि अगर पूर्वी यूपी छोड़ दे, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के बाकी देश के जितने भी हिस्से हैं वहां पर अच्छी रिकवरी होगी। जो इंटेंसिटी के साथ जुलाई के महीने में बारिश हो रही है वो आगे के दिनों में भी, जुलाई के बचे हुए दिनों में भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ बारिश होगी, क्योंकि साउथ के भी कुछ ऐसे एरिया हैं, केरल हो गए, कर्नाटक हो गए, आंध्रा, तेलंगाना, जहां पर काफी डेफिसिट है और मेजर बेल्ट भी है। हम हल्दी वगैरह की जो बुआई पिछले साल से 40% कम है, वहां के कई कारोबारियों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे, और मसालों की महंगाई भी बढ़ रही है। महेश पलावा साहब, महाराष्ट्र को लेकर सबसे पहले आप बताइए। मराठवाड़ा और जो विदर्भ का जो इलाका है वहाँ के कई सारे किसान हमें मैसेज भी करते हैं कि यहाँ पर काफ़ी स्थिति खराब है, बुआई से लेकर जो है वो बुआई पूरी तरह से उनकी टली हुई है, रुकी हुई है। वहाँ को लेकर क्या अनुमान है? सदर्न स्टेट, उसमें खास करके तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक को लेकर क्या स्थिति, क्योंकि ये भी एग्री को लेकर, कुछ अहम एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर काफी बड़े बेल्ट है, यहाँ को लेकर क्या अनुमान है स्काईमेट का सर? देखिए विस्मन जी, जैसे अभी पाई साहब ने बताया कि ये जो रिकवरी हो रही है खास करके विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, और बारिश अच्छी हो रही है पिछले कई दिनों से, खास करके पश्चिमी तट पर तो आप देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश हो रही है। तो अब जो इंटीरियर महाराष्ट्र है वहां पर भी बारिश की गतिविधियां अगले कम से कम एक सप्ताह तक ठीक ठाक होने वाली है, और जो डेफिशिएंसी है काफी हद तक रिकवरी हो जाएगी। खास करके विदर्भ के इलाके जो हैं, जो मध्य प्रदेश से लगे हैं, उसमें अच्छी बारिश है, और जो तेलंगाना से लगे हुए हैं, मराठवाड़ा वगैरह, उसमें भी बारिश की गतिविधियां मॉडरेट होंगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यह है कि हाँ, जो पहले से सूखे जैसी स्थिति थी उससे जरूर राहत मिल जाएगी। और एक हफ्ते की बारिश तो कम से कम है, उसके बाद भी बारिश की गतिविधियां बीच बीच में होती रहती है। जैसे मैंने बताया कि जब भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हैं तो वेस्टर्ली रूट ज्यादातर ले रहे हैं, पिछले कई सालों से अब देख रहे हैं, तो उस समय ये तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये इलाके बारिश देखते रहेंगे बीच बीच में। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो अभी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तो बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, तेलंगाना के उत्तरी भागों में भी अच्छी बारिश है, लेकिन अभी जो इंटीरियर कर्नाटका है और तमिलनाडु है, रायलसीमा है, आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके जो इंटीरियर्स के हैं, उसमें बहुत अच्छी बारिश अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और अभी कोई ऐसा वेदर सिस्टम भी दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत ज्यादा इसमें रिकवरी आए, लेकिन लाइट रेन होती रहेगी। लाइट रेन हो रही है, मॉडरेट शावर्स भी बीच बीच में हो रहे हैं, पूरे सूखे जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन जो झमाझम बारिश होना चाहिए और जो मानसून का लगता है कि हाँ ये मानसून की बारिश है, उस तरह की बारिश अभी फिलहाल वहां दिखाई नहीं दे रही है। और इसके आगे का जो अनुमान है वो तो अभी से बताना मुश्किल है, क्योंकि अगस्त और सितंबर काफी दूर है, और अगले 15 दिन का तो यही फोरकास्ट हमें दिखाई दे रहा है जी। भाई साहब, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा एल नीनो को लेकर। हालांकि आपने कहा था कि पॉजिटिव आईओडी होने की वजह से मॉनसून को सपोर्ट करेगा, उस तरह की चिंता करने की बात नहीं है, सामान्य मॉनसून ही पूरे सीजन में रहने की उम्मीद है। क्या लग रहा है, जो जुलाई में क्या उसका कुछ असर होगा? क्योंकि अभी तक तो अच्छी हो गई, अगला एक हफ्ता तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एल नीनो का कितना असर होगा जुलाई के अगले 15 दिनों में?
देखिए, जो हम लोग जो एलिनो का इम्पैक्ट तो सेकंड हाफ से थोड़ा होते ही रहेगा एक्चुअली, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे अभी लो प्रेशर सिस्टम कुछ वेस्ट बंगाल बंगाल में फॉर्म होता है, तो उसमें लॉट ऑफ कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बाई एंड ऑफ जुलाई तक पॉजिटिव आईओडी का भी असर शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि दो एलिनो का इम्पैक्ट जरूर अगस्त और सितंबर रेनफॉल में थोड़ा होगी, लेकिन उसका भरपाई पॉजिटिव आईओडी से हो सकता है। तो ओवरऑल सिंस सिचुएशन बहुत अच्छा है कि 97% मिला, जैसे मैंने बताया पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा कम है, वो भी इंप्रूव होगा। तो इवन बीच बीच में हमें बारिश मिलती रहती है, तो मुझे लगता है इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। विनोद आनंद साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा धान की बुआई को लेकर, तिलहन और दलहन की बुआई को लेकर। ये तीन ऐसे पॉकेट्स है जहां पर सबसे ज्यादा अभी तक जून के 8-10 जून तक की ये चिंता है। क्या लग रहा है आगे यहां पर रिकवरी आ सकती है क्या विनोद जी? हेलो विनोद जी के पास फिर से कोशिश करेंगे, उनसे टेक्निकल कुछ दिक्कत हो रही है बार बार। पुखराज जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा बाकी जो खाने पीने की जो महंगाई है, सब्जियों की महंगाई जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, आमतौर पे हालांकि सीजनल इम्पैक्ट भी है, मानसून के सीजन में ये फसलों को नुकसान होता है, उसका भी असर होता है, लेकिन मसालों की महंगाई क्या लग रहा है इसकी गर्मी कब नरमी में बदलेगी? ये तो लगातार गर्म हो रहा है। अभी तो चलिए हल्दी का फैक्टर है कि बुआई के एरिया है वो कम है, लेकिन जो कोरिएंडर है, जीरे हैं, ये दोनों तो ऐसे प्रोडक्ट है जिनके अब नए सीजन में तो काफी वक्त है। क्या इसकी महंगाई अगले 6-8 महीने तक इसी तरह से जारी रहेगी, धनिया में और जीरे की तेजी? सर पुखराज जी। देखिए बिस्मोहन जी, जिस तरह की फसल हुई है जीरा में 50-52 लाख की और खपत है 70-72 लाख की, तो इस हिसाब से अभी हम देखें फसल के लिहाज से तो इसकी शॉर्टेज है। अभी पिछले दिनों सीरिया और चाइना से जीरा आने की बात थी, तो सीरिया से भी लगभग सीरिया ने 20,000 टन के व्यापार किए हैं बाहर के, और वहां का उत्पादन भी 18 से 20,000 टन का है। तो इन दिनों में वहां से स्वदेश सल्कने शुरू हुए हैं, वो डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जीरा के अंदर जो तेजी बनी हुई है, वो घटबढ़ करके आखिर में ये तेजी रहेगा, इसमें मंदा होने का तो कोई फंडामेंटल तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। तो जहां तक धनिये की बात है, तो धनिये की फसल ठीक ठाक और अच्छी फसल हुई है, तो धनिया के अंदर तो बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं बन रही है। हल्की फुल्की तेजी मंदी जैसे मसालों में बनती है, 400-500 रुपए कभी तेज हो जाता है, कभी 400-500 मंदा हो जाता है। तो 1,85,00,000 बोरी धनिया की फसल हुई और पीछे का 25 लाख कैरी ओवर था। तो ये खपत के लिहाज से ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा गुंजाइश नहीं दिखती है कि बड़ी कोई तेजी आ जाए या मंदी आ जाए। हाँ, रशिया से जरूर थोड़ा बहुत इंपोर्ट हो रहा है, तो अभी 20-30 कंटेनर आए हैं। तो मसाला में मैं एक ही आइटम देखता हूँ कि जीरा में जरूर तेजी बनी रहेगी, धनिया में मुझे नहीं लगता बड़ी तेजी मंदी। और जहां तक हल्दी की बात है, हल्दी वायदा बाजार में काफी पिछले 3-4 दिनों में बहुत उठापटक हुई है। निश्चित रूप से 15 से 20% इस बार फसल कमजोर है, और जो कोरोना काल में हल्दी का एक्सपोर्ट हुआ था 1 लाख टन का, वो एक्सपोर्ट अब सामान्य एक्सपोर्ट में आ रहा है, मतलब 60,000 से 1 लाख टन के बीच में निर्यात हो रहा है। तो हल्दी में भी मतलब ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद में थोड़ी इसमें तेजी बनेगी, उससे पहले इसमें तेजी नहीं है। विश्वमोहन जी, तो इसमें तेजी मंदी के 2-3 फैक्टर और भी ढूंढे जाते हैं। जो चीज वायदा में होती है, जिसकी फसल कम होती है, वो शॉर्टेज देखने के बाद में स्टॉकिस्ट है, डोमेस्टिक है, और परचून होलसेलर जो होते हैं ना, वो बड़ी मात्रा में माल ले लेते हैं, स्टॉक हो जाता है, तो फिर उसकी सप्लाई कम दिखने लग जाती है। कुछ तेजी इस वजह से भी बन जाती है। तो मसालों में जीरा मुझे लगता है कि इसकी शॉर्टेज की पूर्ति का कोई जगह नहीं है। बाकी धनिया में और हल्दी में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ी तेजी बन जाए अभी। विश्वमोहन जी, अब ग्वार को लेकर समझते हैं, ग्वार को लेकर क्या लग रहा है? पिछला सीजन काफी उठापटक भरा रहा था ग्वार के लिए, अभी ग्वार के लिए कैसा माहौल तैयार हो रहा है राजस्थान में? जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। मुझे मौका भी मिला, 2 मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। पिछले साल राजस्थान में 53% बरसात ज्यादा हुई थी, और 53% बरसात ज्यादा होने के बावजूद भी हम उतनी फसल नहीं ले पाए जितनी हमें मिलनी चाहिए थी।
तो इसकी वजह ये थी कि पहले जो बुआई के दिन थे उसमें अच्छी बरसात होगी, अच्छी बुआई होगी। बाद में जब फसल पकने का समय आया और अगस्त और सितंबर में जो जबरदस्त बारिशें पड़ी, उसने फसलों को चौपट कर दिया। जिसे इस बार इसबगुल को और जीरा को चौपट किया, उसी तरह से पिछली बार इसने ग्वार को चौपट कर दिया था। तो ग्वार की फसल जो अनुमान थे, उन अनुमानों से कम आई। तो अभी की दृष्टि से हम देखें तो बुआई की दृष्टि से ये मानसून का समय ठीक है और अच्छी बुआई हो रही है। फसल की दृष्टि से देखें तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन के समय को देखना होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, समय पर बरसात मिलती है या नहीं मिलती है। तो मानसून से जो पैदा होने वाली चीज है उसका तो अभी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रतिशत से यदि फसल ज्यादा होती तो फिर पिछले साल जिस तरह का मौसम था और जिस तरह से बरसातें गिरी थी उसके अनुरूप पैदावार नहीं हुई। वजह साफ है, मौसम स्थिति की, इस बात को जानते हैं। तो ग्वार में भी वही बात है, अभी बुआई का समय है, ठीक बुआई हो रही है, अच्छी बुआई हो रही है, इसमें बुआई में कोई कमी नहीं है। पर आगे हमें मौसम कैसा मिलेगा उसके आधार पे ये पता लग पाएगा कि ये फसल किस तरह की है और कैसी फसल आएगी। विष्णु जी, आपने पहले भी सुना होगा बहुत बार, आपके यहाँ ये ग्वार और कमोडिटी है और वायदा बाजार में सबसे ज्यादा चलने वाली कमोडिटी है। आपके सामने कई बातें आई होगी कि 50 लाख की फसल है, 60 लाख की फसल है, 80 लाख की फसल है। पर वो सब बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि फसल का आकलन इसलिए नहीं होता कि किसान को लगता है कि मौसम से जो नुकसान हुआ तो किसान फसल को रोकता है, इसलिए व्यापारी अंदाज नहीं लगा पाते कि फसल कितनी हुई है। पर जिस तरह से उसने इतने महीने तक सप्लाई दी है, अब तक जो सप्लाई आ रही है, उससे जाहिर है कि फसल जितनी होनी थी उतनी तो नहीं हुई, पर बहुत कम भी नहीं हुई। तो इस बार भी ऐसा ही है। बुआई की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छी बुआई चल रही है, सभी एरिया में बुआई की कोई कमी नहीं रहने वाली है। पर आगे मौसम कैसा रहेगा उस पर ग्वार का भविष्य निर्भर करेगा। विष्णु, चलिए इस शो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला, अपनी अहम राय दी, मौसम से लेकर महंगाई तक और फसलों की बुआई को लेकर कि खरीफ फसलों की बुआई की अब तक की स्थिति क्या रही है और आगे किस तरह की बुआई की स्थिति बन सकती है, और महंगाई जो बढ़ रही है उससे क्या, इन कदमों से क्या कुछ राहत मिलने वाला है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।